धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सीएलपी के लीडर साहब, यहाँ उपस्थित एमपीज और एमएलएज, विधायकगण, मित्रों और मीडिया के प्रतिनिधियों, सबसे पहले तो मैं बहुत अफसोस जाहिर करना चाहूँगा कि एक बार फिर ये प्रदेश और आसपास का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और अनेक लोगों की, कितने 167 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कैसे सारा भूभाग जलमग्न था, नदियां उफान पर थी और ये लगभग हर साल ये घटना घटती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि यहाँ की लोकल सरकार और भारत की सरकार, क्योंकि डबल इंजन सरकार यहाँ पर है, तो डबल इंजन की सरकार मिलकर जल्दी ही इस समस्या का निदान ढूंढेगी और आप लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। मुझे गुवाहाटी आकर बहुत खुशी हो रही है और वो इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसके लिए समर्थन मिल रहा है, उसके लिए तो खुशी हो ही रही है, लेकिन इस बात की भी खुशी हो रही है, जैसे हर बार जब हम गुवाहाटी आते हैं तो खुशी होती है कि सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ के लोग जिंदा दिल हैं, हिम्मत वाले और हिम्मत से हर कठिनाई का मुकाबला करते हैं। आपने भव्य स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने समर्थन का भरोसा दिलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन देवियों और सज्जनों, ऐसे तो राष्ट्रपति का चुनाव आता है जाता है हर 5 साल पर और लोग खड़े भी हुए हैं और चुनाव भी हुआ है। इस बार का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? अभी इसी मन से कहा गया कि राष्ट्रपति की भूमिका, वो संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका संविधान के अनुसार सीमित है। उनको जो भी करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से करना है। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ विशेष हो गया है और वो विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि परिस्थितियां बहुत विशेष हो गई हैं। इस देश में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हर प्रदेश में एक असाधारण सी स्थिति बनी हुई है। मेरा मन जाता है, आज से कितने साल पहले 45-46 का जो वर्ष था, जो आप में से हमारे जैसे सीनियर लोग होंगे उनको कुछ कुछ याद होगा, बाकी लोगों ने उसके बारे में शायद पढ़ा होगा। द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ था 45 में
भारत में आजादी का आंदोलन तेजी पकड़ रहा था और कुछ कारणों के चलते देश में सांप्रदायिक तनाव था, जो बाद में दंगों के रूप में भड़का। बहुत लोग मारे गए, यहां तक कि देश का बंटवारा हो गया। और उसके बाद जो लोग उस तरफ थे, उसमें से बहुत से लोग इस तरफ आए, जो इस तरफ थे उसमें से बहुत से लोग उस तरफ गए। एक अजीब सी परिस्थिति इस देश में बन गई थी। लेकिन उसी समय 46 में, 1946, 47, 48 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। चुने हुए लोग गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इन सब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश को किस प्रकार का संविधान दिया। एक किस प्रकार का संविधान जिस पर देश ने गर्व किया और आज भी गर्व कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन सब लोगों ने मिलकर बहुत सोच समझकर एक एक क्लॉज संविधान का ड्राफ्ट किया, एक एक शब्द उसमें सावधानी के साथ रखा। और संविधान ने क्या दिया हमको? संविधान ने हमको दिया प्रजातंत्र, भारत का गणतंत्र। उसी संविधान से हमको मिला यूनिवर्सल सफरेज, हर व्यक्ति वोट दे सकता है, वो हमको उससे मिला। फंडामेंटल राइट्स वो हमसे मिला, उससे मिला। स्टेट्स के जो अधिकार हैं वो उससे हमको मिला। बहुत कुछ उस संविधान ने हमको दिया। कैसे हुआ ये सब? उस समय जो हमारा बहुत ही मैच्योर लीडरशिप था इस देश में, उसने ये करके दिखाया। ये अचानक नहीं हुआ। मैं आपको बहुत सम्मान के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उस समय का लीडरशिप अगर वो मैच्योरिटी नहीं दिखाता तो शायद हिंदुस्तान बिखर गया होता। लेकिन उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई और इस प्रकार का संविधान दिया हमको जिसमें ये सब चीजें हमें मिली। आज जैसा यहां मन से कहा गया, वही संविधान खतरे में है। वही संविधान खतरे में है। और किससे खतरे में है? उन लोगों से खतरे में है जो आज हुकूमत में बैठे हैं। बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं है। खतरा है भीतर बैठे हुए लोगों से। मैं तो उसी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य था। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहा, पार्टी में भी बहुत काम किया। लेकिन 2018 आते आते मुझे पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। आई वॉज कंपेल्ड टू लीव द पार्टी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि 4 वर्षों में इन्होंने बिल्कुल गलत रास्ता पकड़ लिया। और आज जो कुछ हो रहा है इस देश में, उसका अंदेशा मुझे उस समय था। और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। यहां पर नागरिकता का कानून एक बड़ा भारी मुद्दा बना हुआ है। सॉरी, आपके ऊपर थोप दिया गया। पूरे देश में इनकी मंशा थी कि वो सीएए लागू करेंगे और एनआरसी करेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे। होम मिनिस्टर ने
लोकसभा में खड़े होके वक्तव्य दिया, और उसी समय मुंबई से जो गेटवे ऑफ इंडिया है, मुझे याद है शरद पवार जी आए थे मुझे विदा करने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया से 9 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से और वहीं लैंड किए थे गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहां से मैंने एक यात्रा निकाली और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैं 30 जनवरी को दिल्ली पहुंचा गांधी समाधि। और रास्ते भर जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने नागरिकता कानून का विरोध किया, लोगों को समझाया कि इसमें कितना गलत हो रहा है असम के साथ और कितना गलत हो रहा है बाकी देश के साथ। यहां तो उन्होंने थोप दिया उसको, लेकिन पूरे देश के ऊपर वो नागरिकता का कानून वो इसलिए नहीं लागू कर पाए। भले तो कहते रहे कि कोविड के बाद लागू करेंगे, कोविड के बाद लागू, तो कोविड खत्म हो गया, काफी कुछ सामान्य हो गया, अभी लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जल्दीबाजी में बनाया हुआ बेवकूफी का कानून है, वो लागू हो ही नहीं सकता। उसके नियम कानून कायदे अब तक नहीं बने। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, सारे सांसद यहां बैठे हैं, उस लॉ के बाद उसके नियम बनते हैं, रूल्स, उसका नोटिफिकेशन होता है, तब वो लागू होता है। आज तक सीएए का कानून का नियम नहीं बना, इसलिए वो लागू नहीं है। और अगर किसी ने जरूरत की लागू करने की, तो मैं यहां घोषणा करके जाना चाहता हूं कि हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हुआ तो उस कानून को मंजूरी नहीं दूंगा, और अगर बाहर रहा तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। ये जनता के भविष्य के साथ, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि संविधान और संविधान के प्रावधानों का, संविधान के मूल्यों के रक्षा के लिए आज हम सबको खड़ा होना है। और मैं आज यहां पर असम आया हूं, नॉर्थ ईस्ट के और राजधानियों में जाता, लेकिन वक्त की कमी है। कई लोगों से बातचीत हुई जैसा यहां बताया गया, लेकिन मैं इतना वादा करके जाना चाहता हूं आपसे कि हर हालत में हम जल्दी ही आपके बीच में फिर आएंगे और हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जो बिना किसी अंकुश के काम कर रही है, उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। अगर महीने भर पहले किसी ने मुझसे कहा होता कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो मैंने सोचा होता कि यह हंसी मजाक का मामला है। लेकिन जब सारे विपक्षी दलों ने लगभग दिल्ली में 2 दिन बैठकर विचार विमर्श किया और अंततः उन्होंने मेरे नाम को तय किया। मुझे याद है खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने फोन किया, शरद पवार साहब ने फोन किया, अब मुझसे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप विपक्ष के उम्मीदवार बने, साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो मैं क्यों तैयार हो गया? मैं इसलिए तैयार हो गया कि ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष की एक ये कड़ी है। इट्स ए लिंक इन दैट चेन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और इसीलिए अगर मैं पूरे मुल्क में घूम घूम कर अपनी बात रख रहा हूं, जिन बातों को जनता तक पहुंचना चाहिए, जिन बातों को विधायकों और सांसदों को ध्यान में रखना चाहिए वोट देते समय, उन बातों को मैं रख रहा हूं।
अब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो सरकारी पक्ष की उम्मीदवार खड़ी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, राज से नहीं, बहुत दिन से, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है झारखंड, उसकी वो 6 साल तक राज्यपाल थी। अक्सर मुलाकात बात होती रहती थी, बल्कि किसी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी चलाया। वो हमारे ही शहर में जो विश्वविद्यालय है उसका कॉन्वोकेशन हो रहा था, और उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। उनको मैंने ही आमंत्रित किया कि आप आइए कॉन्वोकेशन में और एड्रेस कीजिए। तो उन्होंने हमारी बात मानी, वो आए। ये गवर्नर थे राज्यपाल की, इनको तो आना ही था। मैं लोकल एमपी था, मैंने उनको इनवाइट किया था, तो मैं था। तो वो एक फोटो है जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति के साथ आज के राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवार इकट्ठे हैं। इसीलिए वो शायद स्पेशल फोटो हो गई, चल रही है सोशल मीडिया में। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी विचारधारा है, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए नहीं जानता हूं कि मैं जहां जाता हूं, अभी तक जहां जहां गया और देश के अनेक शहरों में गया, मैं हर जगह एक काम जरूर करता हूं, एमएलए एमपी से मिलने के अलावा, वह है मीडिया इंटरैक्शन। मीडिया से जरूर मिलता हूं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। वो यहाँ आई थी ना, गुवाहाटी आई थी, यहाँ मीडिया इंटरैक्शन हुआ उनका, प्रेस के लोग बताएंगे। आप क्या, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की ना? आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो देश में गई हैं और मैं उनके पीछे पीछे गया, वहां मैंने पूछा कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो बताया गया कि नहीं।